कोठारी से बच्चे निकलते थे और उसी D5 खूनी कोठी के सामने वो बच्चे रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो जाते थे। और मतलब ऐसे करीब 19 बच्चे थे। उनके परिवार वाले हाथ जोड़कर खड़े थे, बोले कि आप नहीं होते तो शायद मुझे इसकी मिट्टी भी नसीब नहीं होती। आधी जो है वो हमेशा पुलिस से कहीं आगे जा। इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं भोला पांडे जी। खासकर जो बच्चे या जो नए हमारे पत्रकार जो है क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको मौके पे जाना अनिवार्य है। आरुषि हत्याकांड, उसको भी हमने देखा और कवर किया। वो भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। उसमें लोग आज भी पूछते हैं कि आखिर उसका असली हत्यारा कौन है, सच्चाई क्या है, आखिर सच्चाई उसकी क्या है। व्यक्ति विशेष, किसी एक व्यक्ति संस्था पर कोई खबर नहीं लिखी जाती, कोई स्टोरी नहीं होती है। खबर पत्रकार जो लिखता है वो आम पाठक के लिए लिखता है और उसी को हमेशा केंद्र में रख करके खबर लिखनी चाहिए। सच के ऊपर बहुत सारी परतें होती हैं और उस परत को हटाने के लिए काम करता है एक पत्रकार, ताकि आपको उन परतों से घबराए ना हो। उस सच को लाने के लिए जो पत्रकार मेहनत करता है वो शायद आम लोग नहीं समझ पाते। और आज हम उसी मेहनत को समझने के लिए एक ऐसे पत्रकार से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना आधा जीवन फील्ड पे ही गुजार दिया है। तो आइए शुरू करते हैं इस बातचीत को। और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं भोला पांडे जी। स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा इस पत्रकारिता का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपके जीवन में? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और हायर एजुकेशन के लिए हम इलाहाबाद आए, प्रयागराज अब उसको कहा जाता है। तो उस दौर में आप समझ सकते हैं कि आज के 25 साल पहले, 28 साल पहले उतनी आर्थिक मजबूती नहीं थी ग्रामीण परिवेश में जी। तो मुझे सौभाग्य मिला कि मैं नैनीहाल में आया और हमारे नाना जी ने एडमिशन हमारा कराया। तो हम वहाँ से हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो हम ग्रेजुएशन हमारा 98 में कंप्लीट हो गया था। लॉ में एडमिशन लिया तो उसी दौरान हमारे एक जानकार थे यूनिवर्सिटी में, सुधीर सिन्हा जी, उन्होंने मुझे बुलाया। तो उस समय केबल हुआ करते थे जो टीवी चैनलों पे चलते थे, कभी लोकल चैनल। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे स्क्रिप्ट लिख दिया करिए, तो उसके बदले हम आपको कुछ न कुछ राशि पे कर देंगे। राइट। हमारी भी स्टूडेंट लाइफ थी, हमने सोचा चलो ठीक है कर लेते हैं। वहीं से हमारे सफ़र की शुरुआत हुई। तो हम सिटी केबल के नाम से उनका चैनल था, तो हम जाते थे और 2 महीने में लास्ट में जो है कुछ राशि वो हमको दे देते थे। तो हमारा चलना शुरू हो गया। इसी दौरान हमारे एक रिलेटिव हैं, हमारे मामा जी के लड़के हैं, उनका एक छोटा अखबार निकलता था नोएडा से, उसका नाम था महानगर सांदेश ईशान। तो उन्होंने कहा कि जब आप पत्रकारिता पेशे में हैं तो आप हमारे यहाँ आइए और हमारा मैनेजमेंट भी संभालिए और हमारा अखबार भी देखिए। तो उन्होंने मुझे नोएडा ले आए। मैं नोएडा आकर के फिर उनके साथ शुरू किया। इस दौरान 2002 में मेरी शादी हो गई। 4-5 साल तक मैं उनके साथ रहा। फिर मुझे लगा कि अब शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो फिर हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो हमें बहुत कुछ वहाँ सीखने को मिला। वहाँ जो भी सीनियर थे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद फिर हमें राष्ट्रीय सहारा में साल 2007 में काम करने का मौका मिला। वहाँ हमने 5-6 महीने काम किया था। फिर इसी दौरान दैनिक हिंदुस्तान में मुझे ऑफ़र मिल गया। फिर वहाँ से हमने 2008 में हमने हिंदुस्तान ज्वाइन कर दिया था। 2010 तक हम वहाँ रहे। फिर 2010 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ पलवल। अब मैं एज ए इंचार्ज बन करके पलवल आया। फिर यहाँ फिर हम 2014 तक पलवल में रहे। उसके बाद फिर हम अमर उजाला आ गए फरीदाबाद। 3.5 साल अमर उजाला में सेवाएं दी। उसके बाद फिर दैनिक भास्कर में सीनियर रिपोर्टर के पद पर मुझे काम करने का अवसर मिला। वहाँ भी हमने 7.5 साल गुजारे। और रिसेंटली इसी साल हमने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का नवभारत टाइम्स हिंदी अखबार है, तो वहाँ एज ए प्रिंसिपल करेस्पॉन्डेंट हमने ज्वाइन किया और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। ये हमारे जीवन का सफ़र है पत्रकारिता क्षेत्र का। जब सर आप फील्ड पे उतरते हैं, आपका इतना लंबा पत्रकारिता का सफ़र है,
आपने कई कठिनाइयों को भी महसूस किया होगा, कई चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, आपके शुरुआती दौर में भी किए होंगे और आज भी आप कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप फेस कर ही रहे होंगे फील्ड पर भी। क्या चैलेंजेस रहते हैं वो? देखिए, जब भी पत्रकार फील्ड में उतरता है तो उसको अनेक प्रकार के चैलेंज होते हैं उसके सामने। बिल्कुल। कई बार आप जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं वो अधिकारी मिलता नहीं है। राइट। जिस स्टोरी पर आप जा रहे हैं या जिस स्टोरी पर उस अधिकारी का पक्ष चाहिए वो भी नहीं मिल पाता। बिल्कुल। तो ऐसी कई समस्याएं होती हैं। और फिर आप गर्मी के मौसम में देखिए तापमान कभी 45 डिग्री 46 डिग्री तक तापमान रहता तापमान है। चला जाता है। उस फील्ड में भी आपको जाना है। और ख़ासकर जो बच्चे या जो नए हमारे पत्रकार जो है क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको मौके पे जाना अनिवार्य है। ये मैं समझता हूँ। बिल्कुल। जब तक आप मौके पे नहीं जाएंगे तब तक आपको घटनात्मक सारी चीज़ें निकल करके सामने नहीं आ पाएगी। कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी पुलिसकर्मी आपको ऐसे नहीं बताता। तो इसी तरह की दिक्कतें होती हैं। कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होता या अपनी कमियां बताने को तैयार नहीं होता, तो फिर वहाँ आपको अपने सोर्स बनाने पड़ते हैं। बिल्कुल। जब आप सोर्स बनाएंगे तो फिर तब वहाँ से आपकी चीज़ें जो है उस डिपार्टमेंट की निकल करके आनी शुरू होती हैं। सर, आपने जैसे न्यूज़ स्टोरी का बताया, आपने क्राइम जर्नलिज्म के बारे में बताया, आपके जीवन में कोई ऐसी स्टोरी रही या कोई ऐसा इंसिडेंट रहा जिसने आपका भी दिल दहला दिया हो कि ये स्टोरी ऐसी रही? बिल्कुल, कुछ तो घटनात्मक है। जैसे मैं नोएडा में था तो हमारे सामने जो है नोएडा में निठारी कांड हुआ था जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। तो छोटे बच्चों को? जी हाँ, कि वो निठारी एक गांव था, उसके पीछे D5 खूनी कोठी के नाम से फेमस है। मतलब विख्यात है, फेमस नहीं है, वो कुविख्यात हो गई है वो। विख्यात। तो वो निठारी से बच्चे निकलते थे और उसी D5 खूनी कोठी के सामने वो बच्चे रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो जाते थे। और मतलब ऐसे करीब 19 बच्चे थे जिनके परिजन पुलिस से मदद मांगते रहे पर वो बच्चे मिले। बाद में जब उसका खुलासा हुआ तो पता लगा कि वहाँ सुरेंद्र कोहली नाम का एक नौकर था जो मुनिंदर सिंह पंडेर के कोठी पर रहता था। वो उन बच्चों को पकड़ता था और उनके साथ गलत हरकतें करता था और फिर उनकी हत्या करके उनका मांस खाता था, ऐसा कहा जा रहा है। जैसी जो मीडिया रिपोर्ट्स आई है या जो उस समय पुलिस के अधिकारी बता रहे थे, वो घटना जो है दिल दहला देने वाली घटना थी। उसके बाद फिर दूसरी घटना हुई आरुषि हत्याकांड, उसको भी हमने देखा और कवर किया। वो भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा। उसमें लोग आज भी पूछते हैं कि आखिर उसका असली हत्यारा कौन है, सच्चाई क्या है, आखिर उसकी सच्चाई उसकी क्या है। तो उसमें भी मेरे हिसाब से सच्चाई सबको पता है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होता है उसके घर पे, सिर्फ माँ बाप ही रहते हैं, तो निश्चित रूप से घटना किसने की होगी ये तो सबको पता है। ये दो घटनाएं जो हैं वाकई में हमें मतलब हमारे क्या है समाज के हर व्यक्ति को हिला देने वाली घटना थी। बाकी और ऐसी जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं। कुछ हमें संतुष्टि भी मिली कुछ ऐसी स्टोरी करने को लेकर के। जैसे मैं पलवल में था तो एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति को मैं पहचानता नहीं था और उसका एक्सीडेंट हो गया था आगरा चौक पर। बिल्कुल। और वो पिछले एक हफ्ते से जो है सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। वहीं पर पुलिस बूथ उसी रोड से जो है लोग हाईवे से निकल रहे हैं लेकिन कोई उसको देखने को तैयार नहीं था। मैं उस समय अमर उजाला में था तो मैंने अपने फोटोग्राफर से कहा कि इसकी एक फ़ोटो खींचिए और इसको मदद पहुंचाते हैं, हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। फिर मैंने वहीं से SDM को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ। तमाम हम संपर्क करते रहे पर वो रिस्पॉन्स मिला नहीं। फिर मैंने CMO को भी फ़ोन किया, उस समय डॉक्टर दामेंद्र सिंह CMO थे। उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही जो मुझे शायद सहन नहीं हुई। फिर मैंने NGO के माध्यम से NGO को बताया और उसको फिर हमने एडमिट कराया, उसको प्राथमिक इलाज हो गया। हमने उसकी खबर छापी फ़ोटो सहित। अगले दिन जब लोगों ने अखबार पढ़ा तो पढ़ करके उसके परिवार गांव में जाता था तो वहाँ से लोग आए उसको और उसको जो है ले करके गए। फिर मैं पता करते करते उसके गांव पहुँचा, हाथीन के इलाके में, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, तो वहाँ किसी बहुत रूरल एरिया में उनका घर था। तो वहाँ जा कर के जब मैं उनके परिवार से मिला तो उनके परिवार वाले हाथ जोड़ कर खड़े थे, बोले कि आप नहीं होते तो शायद मुझे इसकी मिट्टी भी नसीब नहीं होती। तो उस दिन में मुझे बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई कि वाकई में हमारे एक छोटे से प्रयास से एक बड़ी चीज़ हो गई है। ये मतलब इस तरह की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सर, आज के दौर में जब हम देखते हैं कि काफ़ी प्रेशर है आपके ऊपर, आपके बॉस का प्रेशर होगा और कई तरीके के प्रेशर रहते हैं, वैसे ही एक प्रेशर हमारे सुनने में आता है कि राजनीतिक प्रेशर भी रहता है, सामाजिक प्रेशर भी रहता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा प्रेशर रहा है आपके ऊपर स्टोरी करते टाइम? अगर रहा है तो आपने उसको कैसे टैकल किया है? सौरभ जी, वैसे तो मेरे अपने कैरियर में कभी ऐसा मौका नहीं आया। और रही बात बॉस के प्रेशर की, तो किसी भी बॉस का प्रेशर नहीं होता।
उनका एक सुझाव होता है कि आपको इस पर स्टोरी करनी है। बिल्कुल। अब उसको आपने यानी उस पत्रकार को तय करना है कि वो उसको प्रेशर में लेता है या हंसी खुशी उस स्टोरी को करता है। तो इसको मैं प्रेशर नहीं मानता। अब रही बात राजनीतिक प्रेशर की, अगर आप समाज के लिए और ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये आप जो है किसी प्रेशर में आएंगे, बशर्ते कि आपकी पत्रकारिता तथ्यात्मक होनी चाहिए, कभी एक तरफा नहीं होनी चाहिए, किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। और हमारी व्यवस्था भी, हमारा सिस्टम भी ये कहता है कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है जो अभी हमारा जो एक दौर चल रहा है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल दौर चल रहा है, उसको आने से पत्रकारिता में क्या बदलाव आए हैं? देखिए, बदलाव तो सिर्फ इतना ही आया है कि डिजिटल क्या है, डिजिटल या सोशल प्लेटफॉर्म जो है वो सिर्फ आपको सूचना देते हैं। बिल्कुल। एक मैसेज दे दिया कि फलां स्थान पर ये घटना हुई है, बस इतना ही मैसेज है। प्रिंट मीडिया का अस्तित्व न कभी ख़त्म हुआ है न कभी ख़त्म होगा। बिल्कुल। क्योंकि वो एक जो है आपका रिकॉर्ड बन जाता है, आधिकारिक रिकॉर्ड बन जाता है कि भाई ये चीज़ें छपी, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल में या तमाम प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कि आप मान लीजिए कहीं कोई डिस्प्यूट है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। लेकिन अखबार में जो चीज़ छप गई उसको आप संशोधित नहीं कर सकते। तो बदलाव सिर्फ इतना है कि हाँ, तेज़ी से किसी सूचनाओं का आदान प्रदान होने लगा है, ये सबसे बड़ा बदलाव है। बाकी तकनीकों का बदलाव हुआ है। पहले फैक्स आते थे, फैक्स में लोग खबरें भेजते थे, अब उसके बाद मेल पे आने लगे, फिर उसके बाद व्हाट्सएप पे आने लगे। तो ये बदलाव है, एक प्रकार की सूचना क्रांति का बदलाव बहुत तेज़ी से हुआ है जी। सर, इसी बीच हम ये भी देख रहे हैं कि जो इन्फो वॉर है वो भी फैलती जा रही है। जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके अंदर काफ़ी नैरेटिव चलाए गए। इन्फो वॉर, एक तो हम जो सरहद पे लड़ाई चल रही है, वॉर चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, वो तो हमारे आर्मी जवान लड़ रहे हैं, लेकिन जो बॉर्डर एरिया में नहीं है, जो सोशल मीडिया पर है, वहाँ पे भी एक वॉर चल रही थी इन्फो वॉर की। ये सच्चाई है नहीं है? कई मीडिया चैनल्स तो ये तक बोल दिया कि इस्लामाबाद में भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है और कराची पोर्ट उड़ा दिया गया। आपका इसमें क्या कहना, आपका क्या नज़रिया है? देखिए, इसमें तो मैं ये मानता हूँ, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाह रहा, पर मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि सोशल मीडिया के जो भी साथी हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग अब व्हाट्सएप पर या इसी सब सोशल प्लेटफॉर्म पर ही चीज़ें देख रहे हैं, सूचनाएं उनको मिल रही हैं। तो जब तक किसी चीज़ का वेरिफिकेशन न हो जाए, जब तक सत्यापन न हो जाए, जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि न हो जाए, तब तक ऐसी खबरों को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कई बार हमारे लिए घातक भी होती हैं। बिल्कुल। तो हमें इससे बचना चाहिए। प्रिंट मीडिया का आज जो अस्तित्व है वो यही है कि वो सारी चीज़ों को पहले कन्फर्म करता है, तमाम अपने सोर्स से, तमाम अधिकारियों के बयान से, उसके बाद वो उसको प्रकाशित करता है, और इसीलिए उस पर विश्वसनीयता बनी हुई है। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया की थोड़ी सी जो है इस पर जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया पर आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इंटरनेट के दौर पर हमें जी विश्वास नहीं करना चाहिए पूरा भरपूर। सर, जो एआई और टेक्नोलॉजी आ रही है, वो जो नए युवा पत्रकार आ रहे हैं, उनके लिए क्या वो अवसर है या खतरा है? नहीं, मैं खतरा नहीं मानता। देखिए, पहले अगर आप देखिए, आप तो उस समय हो सकता है कि आपका जन्म ना हुआ हो, जब हम लोग बचपन में थे जी, तो उस समय राजीव गांधी जी ने सूचना क्रांति के दौर में कंप्यूटर सिस्टम लाए थे। तो उस समय ये कहा गया था कि साहब कंप्यूटर आ गया तो अब लोगों की नौकरी चली जाएगी। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, या जो आज सोसाइटी के लोग कहते हैं, कि उससे रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, क्योंकि कंप्यूटर आया तो उसके बनाने वाले मिस्त्री भी तो चाहिए। बिल्कुल। और फिर उसके पार्ट्स बेचने वाले भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कोई उससे नुकसान होगा, हर तकनीक का फ़ायदा ही होता है मेरी नज़र में। बाकी तो अब समय बताएगा कि क्या होगा उसमें। सर, आजकल एक युवा ये भी सोचता है, जितना मैंने बच्चों से सुना है, यार अब तो हमने डिग्री ले ली, हम पत्रकार बन गए। उनको फील्ड का नॉलेज नहीं है, या जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, वो उनको इतनी नॉलेज नहीं दे पाते कि आप फील्ड पे जाइए, आप लोगों से मिलिए, किस तरीके से जो चैलेंजेस अब आपको आने वाले हैं आप उन पे वर्क कीजिए। उसको के बारे में कुछ खासा बताया नहीं जाता। आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं, सबसे पहले तो उनको अखबार नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। उनको ये देखना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है, या अखबार में छप क्या रहा है, किस तरह की स्टोरी छप रही है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। साथ में कि उनको अपने सीनियर से बैठ करके सीखना भी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि साहब मैं जो है सर्वज्ञ हूँ, तो सर्वज्ञानी नहीं है वो। बिल्कुल।
हर दिन हर व्यक्ति को सीखना पड़ता है। हम लोग भी हर दिन सीखते हैं, हम कभी युवाओं से सीखते हैं, कभी अपने बच्चों से सीखते हैं। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, मैं इसे नहीं मानता कि उसमें कोई बुराई है। जितना ही आप सीखोगे उतना ही आपके जीवन में निखार आएगा। तो मेरे तो व्यक्तिगत सुझाव ये है कि बच्चों को नियमित रूप से अखबार पढ़ना चाहिए और आँख, कान, नाक सारी चीज़ें खुली होनी चाहिए खबरों को पकड़ने का, कि क्या चीज़ें समाज के लिए ज़रूरी है, क्या खबरें जाननी ज़रूरी है। सर ऐसे जैसे आपने बताया कि पत्रकार हमेशा कुछ ना कुछ नया नया सीखता रहता है, वैसे एक बार मैं एक पत्रकार को सुन रहा था, डीडी के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्हें कह रहे थे कि मैं तो आज ही पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ, क्योंकि मैं आज भी कुछ ना कुछ ऐसा नया सीख रहा हूँ। अपना दिमाग, कान, आँख सब खोल के मैं कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। तो उनका ये कहना था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका ये कहना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग भी वही करते हैं जी। कि आपके अंदर मतलब तमाम बड़े महापुरुष भी ये कहते हैं कि आदमी जब तक इस धरती पर है हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ सीखता है, और ये सीखने की ललक होनी चाहिए। बिल्कुल। जब आपके अंदर सीखने की ललक होगी तो आप हर चीज़ नई चीज़ सीखेंगे। जैसे मैं अपनी बताऊं, मैं कभी टाइपिंग नहीं कर पाता, क्योंकि हम लोग तो हाथ से लिखते थे, शुरुआत हमारी हाथ से लिखनी शुरू हुई। तो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे, वो कंपोज करते थे। तो वहाँ हमारे किसी साथी ने कहा कि आने वाले समय में जो है कंप्यूटर का ज़माना है, तो आप कंप्यूटर सीखिए। बिल्कुल। तो हमने उनकी बात हमने मानी और हमने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। एक हफ्ते में हमने टाइपिंग करनी शुरू कर दी। अब सारी चीज़ें हम टाइप करते हैं। पहले व्हाट्सअप चलाना नहीं जानते थे, व्हाट्सअप चला रहे हैं। पहले फेसबुक चलाना नहीं जानते तो फेसबुक मतलब हर नए दिन हम नई चीज़ सीख रहे हैं। तो सीखने की ललक होनी चाहिए। जब आप सीखेंगे तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ नया आते जी, रहेगा, बिल्कुल, कुछ ना कुछ नया आते रहेगा। सीखा हुआ कभी खराब नहीं जाता, ऐसा बोला जाता है। जी जी बिल्कुल। सर एक और सवाल है कि कोविड से पहले और कोविड के बाद में पत्रकारिता के स्तर में कितना बदलाव आया है? बदलाव को तो मैं ये नहीं कह सकते। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर हुई हैं। जैसे जो कई छोटे अखबार थे उनका परिचालन, उनका प्रकाशन जो है बंद हुआ, और कुछ उसमें उसमें मीडिया संस्थानों में उसमें छटनी का भी दौर था। बिल्कुल। कई लोगों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। तो उसके जाने से बदलाव इतना आया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब अपने खुद सोशल प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं। मुझे लगता है कि 2020 के बाद से और 2024 के बहुत तेज़ी से ये क्रांति फैली है सूचना इसकी, सोशल प्लेटफॉर्म की। अब लोग जो है किसी अखबार में, ज़्यादातर खासकर हम युवा की बात करें तो वो किसी अखबार में या उसमें आना कम पसंद करते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यही थोड़ा सा बदलाव मुझे नज़र आता है। सर एक न्यूज़ स्टोरी लिखते टाइम, या हम बोले एक स्टोरी लिखते टाइम, हमें किन किन पहलुओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो स्टोरी है वो एकदम अच्छे से उभर कर निकल पाए बाहर? देखिए, हर स्टोरी का अपना अलग अलग जो है मापदंड होता है, और स्टोरी को लिखते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कहीं बायस्ड नहीं होना है। तथ्यों के साथ आप स्टोरी को लिखिए, और हमेशा पाठक को ध्यान में रख करके, यानी जो रीडरशिप हमारी है, हमें उसकी जो अपेक्षाएं हैं हमें उस पर ध्यान देना है कि वो क्या चाहता है हमसे। तो हमें इन तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक व्यक्ति संस्था पर कोई खबर नहीं लिखी जाती, कोई स्टोरी नहीं होती है। खबर पत्रकार जो लिखता है वो आम पाठक के लिए लिखता है, और उसी को हमेशा केंद्र में रख करके खबर लिखनी चाहिए। सर जब एक पत्रकार स्टोरी लिखता है तो तार जुड़ते हैं। जब तार जुड़ते हैं तो हमें ये भी पता चलता है कि यह जो क्राइम हुआ है उसमें जो क्रिमिनल की साइकोलॉजी है वो क्या कहती है। तो आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि क्रिमिनल की साइकोलॉजी क्या कहती है क्राइम करते वक्त, क्या होती है उस वक्त? देखिए, अपराध जो है वो एक हमारे समाज का बहुत बड़ा विषय है। अपराध आबादी के बढ़ने के साथ साथ अपराध भी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, और ये हर शहर, हर क्षेत्र में है। अपराधी जो है वो हमेशा पुलिस से कहीं आगे जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल। और उसी हिसाब से फिर पुलिस को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं कि अपराधी बहुत आगे निकल गए हैं, हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी उनसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, पर उनका साथियाना, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो अपराध हो रहा है वो साइबर ठगी का हो रहा है। बिल्कुल। अब उस साइबर ठगी में पुलिस की कोई जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि अपराध जो हो रहा है या जो अपराध कर रहा है वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आज की तारीख में मैं नहीं समझता कि किसी व्यक्ति को फ्री में पैसे मिल जाते हैं, और बेसिकली जो ये साइबर ठगी का मामला है वो लालच का परिणाम है।
कोई एक व्यक्ति आपने बगैर जाने समझे किसी को ओटीपी बता दिया, किसी को आपने अनजान का लिंक आपने ओपन कर दिया, जिसको आप जानते नहीं वो आपके नाम से मदद मांग रहा है, आपने उसको बगैर वेरिफिकेशन के आपने उसको पैसे भेज दिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा जो मैं इस दौर में देख रहा हूँ कि शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर या डिजिटल अरेस्ट करके या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा करके, तो जो हमारे पुलिस अफसरों से बात होती है उनका ये साफ कहना है कि हमारे यहाँ आईपीसी में, अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गई है, तो उसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई भी पुलिस अधिकारी आपको फ़ोन करके ये कहेगा कि मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ या आपका मामला अगर कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं तो आप सबसे पहले अपने संबंधित जो थाने हैं हमारे या पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करिए, उसको बताइए, और बगैर किसी सोचे समझे विचार किए आप पैसे को ना तो किसी को भेजिए ना ही कोई लिंक ओपन करिए। तो ये बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, इसमें आम आदमी की जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सर एक और सवाल आया था जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो कई सवाल उठकर आते हैं। उसमें एक सवाल था, क्या पत्रकार क्राइम एजेंसीज जैसे कि एटीएस हो गई, सीबीआई, इनके साथ भी मिलकर काम करता है? देखिए, मिल करके काम करने की बात नहीं है सौरभ जी, इसमें क्या है कि वो एक प्रकार से हमारे सोर्स भी होते हैं, हमारी सूचना के माध्यम भी होते हैं, तो मिल के काम नहीं करते। उनका काम अपना अलग है और पत्रकार का काम अपना अलग है। हम सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि क्या ये चीज़ें जो आ रही हैं हमारे सामने, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, क्या वो सही है नहीं है। जैसे अभी रिसेंटली जो मोनार्ड यूनिवर्सिटी का मामला हुआ है जिसमें फर्जी डिग्री का मामला था, उसमें जो उसका मास्टरमाइंड था संदीप सहरावत, वो पलवल का रहने वाला था। तो जब मुझे सूचना मिली, मुझे पता चली, तो हमने यूपी एटीएस से एसटीएफ से संपर्क किया और हमने उसकी एफआईआर मंगवाई, उसका हमने पता वगैरह देखा, तो फिर हम उसके घर पहुंच गए। वहाँ से हमने एक स्टोरी की थी कि करोड़ों की कोठियों में रहता है वो जो मास्टरमाइंड है, और हैरानी की बात यह कि गांव में किसी लोगों से वो बातचीत करने को कोई तैयार नहीं था। उसने हाई सिक्योरिटी जो है कैमरा अपने घर के बाहर भी लगा रखा था, बॉडी स्कैनर टाइप का, कि ताकि कोई चीज़ आ रहा तो उसकी सारी मॉनिटरिंग उसकी पत्नी करती है। हम उसके घर के अंदर तक, उसी कोठी के अंदर तक घुस गए। वहाँ हमारी जो वहाँ महिला कर्मचारी थी उनसे बातचीत भी हुई। फिर हम बाहर निकले, उस पर हमने एक स्टोरी की थी। तो वो चीज़ कोई एटीएस ने नहीं बताया। एटीएस ने सिर्फ हमें एक सूचना दे दी कि साहब ये व्यक्ति फला स्थान पर रहता है। बाकी हम पत्रकार वही फिर मौके पर जा करके हमने उसको स्टोरी की थी। सर जैसे जैसे सोशल मीडिया पे नए नए पत्रकार उठकर आ रहे हैं, और इससे जो हमारे सीनियर पत्रकार हैं उनकी तो क्रेडिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन जो अभी पत्रकार आ रहे हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है, उससे कहीं ना कहीं आपको लगता है ना अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी जर्नलिज्म की ख़राब हो रही है, गिरती जा रही है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको अपने सीनियर से सीखना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, जो चीज़ें उनको नहीं पता है उसकी जानकारी हासिल करनी चाहिए। और जिस अधिकारी के पास जा रहे हैं या जिस सोसाइटी में वो जा रहे हैं, तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करेंगे बगैर किसी पक्षपात के, तो निश्चित रूप से वो कामयाब होंगे। और वही सच्ची पत्रकारिता मानी जाती है कि जब आप निष्पक्ष तरीके से किसी भी खबरों को अपने दर्शकों को दिखाते हैं या पढ़ाते हैं। सर जो नए युवा आते हैं वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप अभी कुछ करेंगे तो आपको इंस्टेंट आपको रिजल्ट दिखेगा। मानसिक तौर पे वो किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करें? देखिए, जैसे पहले अगर आप अपने किसी सीनियर से बात करें या अपने पिताजी से या किसी से, तो वो आपको बताएंगे कि पहले जो एडवोकेट का प्रोफेशन था वो ऐसे ही था कि जो व्यक्ति पास आउट होकर जाते थे उनको पहले किसी अपने सीनियर के पास जा कर के केस का अध्ययन करना, उसका कोर्ट में प्रोसीजर कैसे होता है, वो सारी चीज़ें उनको सीखनी पड़ती थी। उसी तरह पत्रकारिता का भी है। ऐसा नहीं है कि आप पत्रकारिता में आप आ गए तो सारी चीज़ें आपको जानकारी हो गई और तत्काल आप जो है टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, आप धीरे धीरे सीखेंगे, उसी आपकी योग्यता के, आपके अनुभव के आधार पर ही आपको जो है आगे सफलता मिलती है। तो मैं तो सुझाव ये दूंगा कि इसमें कहीं होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज्ञान को पढ़ाइए। आप जितना ज्ञान अर्जित करेंगे, जितनी अच्छी स्टोरी को आप लिखेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। सर आपको क्या लगता है कि आज के दौर में पत्रकारिता में क्या क्या, किन किन बदलावों की ज़रूरत है, और अगर आपको मौका दिया जाए तो आप ऐसी कौन सी गाइडलाइंस बनाएंगे या कुछ ऐसे बदलाव हैं जिनको आप सही करना चाहेंगे?
देखिए गाइडलाइन तो खैर पहले से ही है, जो हमारी पीआईबी है उसके माध्यम से भारत प्रेस परिषद भी है जी। तो गाइडलाइंस प्रिंट मीडिया के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, दोनों के लिए है। और मतलब मैं देख रहा हूँ कि लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। अब आती बात डिजिटल मीडिया की, तो डिजिटल मीडिया के लिए कुछ गाइडलाइंस लागू करने की ज़रूरत भी है और होना भी चाहिए। देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही है, तो मैं समझता हूँ कि उस जिम्मेदारी और जवाबदेही को ध्यान में रखते हुए ही पत्रकारिता करनी चाहिए। सर मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे कि जो नए युवा आ रहे हैं पत्रकारिता के फील्ड में, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल को? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप फिर वही पहली बात कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़िए, अखबार की स्टोरी पढ़िए कि किस तरह से स्टोरी लिखी गई है। आप खुद कोशिश करिए कि आप उस तरह की स्टोरी तलाशें, उसको ढूंढें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे आप सफल होते जाएंगे। सर कई बार क्या है ना कि न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता बच्चों का, तो क्या हम उसके अलावा और कुछ कर सकते हैं जिससे हमारा वोकैबलरी भी ठीक हो, भाषा शैली भी ठीक होती जाए धीरे धीरे? ऐसा क्या कर सकते हैं? जो हमारे सीनियर ने बताया था वो भी यही बताया था कि अखबार ही एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें आप सारी चीज़ें सीखेंगे। अच्छा। आप उसको पढ़ेंगे नियमित रूप से तो आपके दिमाग, जैसे आप किताबें पढ़ते हैं वैसे ही अखबार भी आप पढ़े, आप अखबार पढ़िए, आप मैगजीन पढ़िए। तो जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और आप स्टोरी बढ़िया लिख पाएंगे। और मुझे लगता है कि अखबार एक हमारे लिए इजी ऑप्शन भी है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग सेक्शन, जैसे बिजनेस का है, क्राइम का है। जी जी बिल्कुल। तो उसके सबका अलग लिए अलग है। जैसे अब आज का दौर है, युवाओं का दौर है, तो ज़्यादातर लोग मोबाइल पे पढ़ते हैं जी। तो मोबाइल में भी सारे अखबारों के ई पेपर आते हैं जी। आप उसको खोल के पढ़िए। जरूरी नहीं कि आप अखबार, मान लो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, कोशिश करिए कि आप घर जब आप सुबह के समय उपस्थित रहते हैं तो आप अखबार को 5 मिनट 10 मिनट पढ़िए, जो आपकी उसमें इंटरेस्ट की खबरें हों। अदरवाइज टाइम नहीं है मान लो तो आप अपने मोबाइल पे पढ़िए। खासकर पत्रकारों की बात तो यह है कि उनको तो अखबार पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो मोबाइल पर, क्योंकि मोबाइल में आप वो चीज़ें उतनी नहीं देख पाएंगे जिस हिसाब से आपके पास फिजिकल चीज़ें होंगी। बिल्कुल। तो जो नए हमारे पत्रकार साथी आ रहे हैं या आने के इच्छुक हैं उनको यही संदेश है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़िए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए और अपनी मंजिल तय करिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद आपका। आप लोग भी अगर पांडे सर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सर